हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और इंडियन पॉलिटी की हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो इस लेक्चर का जो पीडीएफ होता है वो आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल होता है। और ये जो ऐप है ये आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको HPAS का जो प्रीलिम्स है इसका फोल्डर मिलेगा, जिसमें एक सब फोल्डर जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें आपको आज के और इसके प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उनका जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, ताकि आप बाद में उसे स्टडी करके उसे एनालाइज जो है वो साथ में कर सकें। सो स्टूडेंट, आज की जो हमारी डी रॉ सीरीज़ का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है जिसको आज हम कवर करेंगे, दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक को आज हम एक थ्रेडबेयर इसका एनालिसिस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक देयर। तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। और आज आपके लिए जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ रिलेटेड टू द राज्यसभा, रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और राज्यसभा के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो नीचे 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दे रखी हैं, एंड वी हैव टू चेक इट आउट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट हैज़ अडॉप्टेड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द राज्यसभा। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। और राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनका जो रेफरेंस है वो किस में दिया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, 4th शेड्यूल के अंदर उसे फिक्स किया हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर टू राज्यसभा, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। वैसे भी एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन है वो वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ओनली प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर टू द राज्यसभा, जिन्होंने किसी डिस्टिंग फील्ड में जैसे आर्ट लिटरेचर में कोई डिस्टिंग्विश सर्विसेज दी, उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो इसके चलते हमारी 2 स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो जाती हैं, तो एक ही करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है इट विल कम बी ओनली। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहला स्टेटमेंट है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। इसको लोकसभा में लाने के लिए मेंबर्स को पहले जो है उसका एक रीज़न जो है वो देना ज़रूरी होता है। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है, और जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर ही जो है इसको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जा सकता है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, एंड वी हैव टू चेक इट आउट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसको खास ध्यान रखिएगा कि करेक्ट या नॉन करेक्ट में बहुत बार जो है कन्फ्यूज़न भी हो जाती है और गलती भी हो जाती है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसका यहाँ पे हो सकता है। इट इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। इट इज़ नॉट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक आर्टिकल 75 है जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, बट नॉट अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न देने के लिए सेंसर मोशन होता है जिसमें रीज़न देना जरूरी है, इसमें कोई नहीं होता है। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं आ सकता है, ये पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में आता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आते। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही हमारी इनकरेक्ट आ जाती हैं, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो डी है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और ये इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज़ द परमानेंट इंस्टीट्यूशन जिससे कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए। इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होने के नाते इसके जो भी डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट आता है? सो देखिए, इट इज़ परमानेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। इट इज़ नो डाउट इस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 263 के नीचे इस्टेब्लिश करते हैं, बट प्रेसिडेंट कैन ऑर्गेनाइज द इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, उसमें चेंजेस भी की जा सकते हैं। सो नॉट ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं 263 के नीचे, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसकी जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो एडवाइजरी नेचर होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बचता है, 2 ओनली, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी।
इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें राज्यसभा के ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि राज्यसभा जो है इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन ए सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो बहुत सेंटर एंड स्टेट के लिए, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट आ जाती हैं। अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन टू मेक ए टू ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, और अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी राज्यसभा जो है स्पेशल आर्टिकल जो है वो पास कर सकती है। अंडर आर्टिकल 312 के नीचे एक स्पेशल जो है वो सेशन जो है पास कर सकती है और पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है। उसके कारण ये हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 हियर, और क्वेश्चन नंबर 5 हियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीडर ऑफ द हाउस के लिए। और द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ हाउस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और एनी मेंबर ऑफ द हाउस जिसको भी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं वो लीडर ऑफ हाउस जो है वो यहाँ पे बन सकता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आता है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, लीडर ऑफ द हाउस जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। इसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर इसे डिफाइन किया गया है बट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। एनी मेंबर नहीं, लीडर ऑफ हाउस जो होता है, जैसे लोकसभा की बात करें तो उसमें जहाँ तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को आगे जो है वो लीडर ऑफ हाउस जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो नॉट एनी मेंबर, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो होता है उसको लीडर ऑफ जो है हाउस का नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इसके चलते हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती हैं। तो राइट आंसर इज डी ओनली। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कास्टिंग वोट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कास्टिंग वोट का यूज़ कौन करता है। वाइस प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस इन केस ऑफ पार्लियामेंट डेडलॉक, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए हाउस इन केस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वोट, जहाँ प्रोटम स्पीकर जो है इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास जो है वो क्या आता है, सी आता है। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के, जैसे लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ये दोनों ही जो मेंबर होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जब वोटिंग होती है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। और अगर किसी तरह से वोटों में इक्वालिटी हो जाती है, यानी कि दोनों वोट टाई कर जाती हैं, 5-5 टाई जैसे फॉर एग्जांपल हो जाता है, तो उस टाई को तोड़ने के लिए जो कास्टिंग वोट का यूज है दोनों यहाँ पे करते हैं। तो इसके कारण हमारा राइट आंसर सी आ जाता है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 7 हेयर, रेसिड्यूरी पावर जो है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू रेसिड्यूरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। और ये जो हमारी जो रेसिड्यूरी पावर जो हमने यहाँ पे ली है, वी फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हम इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या आता है। तो राइट आंसर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो है रेसिड्यूरी पावर जो सब्जेक्ट है उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो सब्जेक्ट इन 3 लिस्ट में डिफाइन नहीं आते हैं वो रेसिड्यूरी पावर में आते हैं, और ये हमारे पास पार्लियामेंट के पास होती है। दैट करेक्ट है। एंड इट इज़ नॉट फॉलो द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं है, और ये हमने थोड़ा कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंस्पायर होकर यहाँ पे लिया था। तो जिसके चलते हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ए इज़ द राइट आंसर हियर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, लेम डक सेशन यहाँ पे क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग हमें देखना है कि लेम डक सेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ जाती हैं। ठीक है, तो इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू मेंबर बट बिफोर दे आर इंस्टॉल। मेंबरशिप से मतलब कि ओथ लेने से पहले जो है ये उनका एक सेशन जहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इट रेफर टू ए सेशन इन विच द मेंबर पार्टिसिपेटेड फॉर द लास्ट टाइम बिकॉज फेलियर टू, जो मेंबर पुरानी लोकसभा के थे लेकिन नई लोकसभा में उनका री इलेक्शन नहीं हुआ है, ये भी करेक्ट है यहाँ पे। इट रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर, जो है हाउस को बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जो है वो मिनिमम नंबर से कहते हैं, उसे लैम डक सेशन कहते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, इसे कुरम कहा जाता है और यो 1/10 होता है। तो जिसके चलते हमारा राइट आंसर जो है वो ए आ जाएगा, 1 and 2 ओनली। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डिसाइड द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेयर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 अथॉरिटियाँ यहाँ पे दे रखी हैं। तो हमें ये देखना है कि इनमें से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई करना है तो अथॉरिटी किसके पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
अंडर आर्टिकल 102 के नीचे अगर कोई मेंबर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या अनसाउंड माइंड है, उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इस डिस्क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की एडवाइस जरूर लेते हैं, और ये जो भी इलेक्शन कमीशन का एडवाइस होता है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन डिस्क्वालीफाइंग अथॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेफिनेटली अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर और चेयरमैन दोनों डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आ जाता है डी, 1 and the 2 ओनली। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 हेयर। टैक्सेस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर स्टेट ड्यूटी लगाई जाती है नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, अगर स्टेट ड्यूटी लगानी है तो ये सिर्फ अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है, और अगर इनकम टैक्स लगाना है अदर दैन द एग्रीकल्चर इनकम तो ये पावर भी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो हमारे पास यहाँ पे देखना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे हमारा कौन सा आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है सी है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। क्योंकि अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर स्टेट ड्यूटी लगाना है तो वो पार्लियामेंट लगाती है, और अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती उसके ऊपर स्टेट ड्यूटी लगाना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर लगाती है। सिमिलरली अगर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई इनकम टैक्स लगाना है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर लगाएगा, ना कि पार्लियामेंट लगाएगा, और अगर नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर कोई इनकम टैक्स लगाना है तो वो पार्लियामेंट के पास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और राइट आंसर इज सी है। आफ्टर दैट कम द क्वेश्चन नंबर 11 हेयर। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और हमें देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है पब्लिक अकाउंट को करेक्टली एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट जो आ जाता है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनियन बजट ऑफ 1991 टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल है 266 सब क्लास 2 के नीचे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, तो ये गलत है। इसके अंदर जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक सारा आ जाते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको एग्जेक्टिव एक्शन से भी ऑपरेट किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे करेक्ट है, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है इट इज़ ओनली 2 and 3 यानी कि सी है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्लियामेंट के रिगार्डिंग द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट reject or amend money bill. The council of minister is responsible to the Lok Sabha and not Rajya Sabha. Approval of Rajya Sabha is not necessary for the transfer of matter from state list to union या concurrent list। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। तो राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और मनी बिल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होती रिगार्डिंग मनी बिल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उसे होल्ड करके रख सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नॉट नेसेसरी, अगर कोई सब्जेक्ट को यूनियन से कंकरेंट में जाना है तो राज्यसभा की परमिशन जरूरी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। राज्यसभा की परमिशन जरूरी होती है, राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो 1 and 2 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज दिस क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द मिनिस्टर्स। जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ऑल दी मिनिस्टर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट इन पार्लियामेंट वेदर दे आर मेंबर और नॉट, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मिनिस्टर होता है उसके पास राइट टू स्पीक होता है इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वोट वो सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो मेंबर होता है। जिसका मतलब ये नहीं है कि मिनिस्टर किसी भी हाउस में जाके वोट कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज एग्जेक्टिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का काम करती है, और फिर भी वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस वहाँ पे कर सकती है, जिसके चलते हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके चलते हमारा जो यहाँ पे जो राइट आंसर जहाँ पे आता है सी आ जाता है। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 यहाँ पे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है। 3 कमेटियाँ हमारी होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग।
तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आता है। राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन द एस्टीमेट कमेटी, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एस्टीमेट कमेटी की सारी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा से होती है। इसके अंदर टोटल 30 मेंबर जो हैं लोकसभा से आते हैं। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड इट एग्जामिन द बजट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बजट भी एस्टीमेट जो है उसको भी यहाँ पे जो है उसका भी एनालाइज जो है वो साथ में किया जाता है, और साथ में जो इकॉनमी को लेके कि किस तरह से बजट इकॉनमी को बेटर किया जा सकता है उसके ऊपर भी जो एस्टीमेट कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे दी जाती है। तो इसके चलते हम यहाँ पे देखें हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, सेंसर मोशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं इसका क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास हो सकता है। इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर अडॉप्शन लोकसभा, बिल्कुल ठीक है। सेंसर मोशन जो मोशन होता है ये कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में आ सकता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में आ सकता है, लेकिन इसको लाने से पहले इसके रीज़न देना जरूरी होता है कि किस बेस पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इट कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, नहीं, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में आ सकता है, लेकिन आता सिर्फ लोकसभा के अंदर ही है। तो जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो ए आ जाता है, दैट इज़ द वन ओनली। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो अगर कोई बिल हाउस में पेंडिंग है, अभी पास नहीं हुआ, तो उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट जो है वहाँ पे पड़ सकता है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हाउस ऑफ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल के ऊपर उसका, पेंडिंग बिल के ऊपर क्या इफेक्ट उसका पड़ सकता है। ए बिल बाय बोथ पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स, ठीक है, दिस इज द करेक्ट। ए बिल नॉट पास्ड बाय द 2 हाउसेज ड्यू टू ज्वाइंट सिटिंग कॉल बाय द प्रेसिडेंट, ये भी बिल लैप्स नहीं करता है, और क्योंकि अगर रेजोल्यूशन से पहले ज्वाइंट सेशन की मीटिंग कॉल कर ली गई है तो ज्वाइंट सिटिंग जो है प्रेसिडेंट करवाता है। ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। और ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी करेक्ट है, जिसके चलते हमारा राइट आंसर डी आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17 हियर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज एंजॉयड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बट नॉट बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि डिसीजन अबाउट वेदर ए मनी बिल और नॉट इज टेकन बाय द लोकसभा स्पीकर, दैट इज एब्सोल्यूट राइट। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। ज्वाइंट सेशन जब भी ऑर्डिनरी बिल को लेके कोई डेडलॉक होता है तो आर्टिकल 108 के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कॉल कर सकते हैं। उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, अगर वो स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता है। तो जिसके चलते हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे सी आ जाता है। ये दोनों पावर जो है दे आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, जिसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट को हम सोवरन पावर क्यों नहीं कहते हैं, जस्ट लाइक दी इंग्लैंड पार्लियामेंट जो कि सोवरन है, जो कि जुडिशरी को भी ओवररूल कर सकती है, ऐसा हम इंडियन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं कह सकते हैं। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। तो पहले हमारा रीज़न आ जाता है रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। फेडरल करैक्टर इन इंडिया, क्योंकि नो डाउट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। जुडिशियल रिव्यू के नीचे वट एवर द लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट it could be reviewed by the Supreme Court or High Court कि whether it violate the basic principle, basic feature of the constitution not। तो ये तीनों चीज़ें बताती हैं कि पार्लियामेंट सोवरन नहीं है। यूनियन लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर विद यूनियन, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है यहाँ पे आ जाती हैं। ये तीनों अगर पॉइंट देखते हैं तो नेचुरली ये पार्लियामेंट को सोवरन बनाते हैं। तो जिसके चलते हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ 1, 2 and 3 ओनली। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 हेयर, प्राइवेट मेंबर बिल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। इट रेफर टू ए बिल इंट्रोड्यूस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मेंबर ऑफ पार्टी इन पावर। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसे कोई भी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी से है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी से है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है एक्सेप्ट द मिनिस्टर, ठीक है, वो गवर्नमेंट बिल के अंदर आ जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड वेदर और नॉट प्राइवेट मेंबर बिल इज़ अलाउड फॉर इंट्रोडक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस आता है जिसमें बिल पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, स्पीकर या चेयरमैन किस बिल को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, ठीक है। नो प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास बाय पार्लियामेंट 1991, ये भी ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम 1970 में एक जो प्राइवेट मेंबर बिल था उसको पास किया गया था, दैट वाज टू एनहेंस द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ऊपर वाले दोनों इनकरेक्ट हैं, जिसके चलते हमारा राइट आंसर सी आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के ऊपर। तो व्हाट कुड बी द राइट आंसर यहाँ पे दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसकी अगर ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज देखी जाए तो नो डाउट हमारा हिंदी भी है और उसके साथ इंग्लिश भी है। अगर कोई मेंबर हिंदी या इंग्लिश नहीं जानता है तो अपनी मदर टंग में वो वहाँ पे स्पीक कर सकता है, लेकिन इससे पहले उसे अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन या कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट आंसर सी आ जाता है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सो अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो हमारा राइट आंसर है हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, ठीक है। मदर टंग यस, बट उसके लिए परमिशन या कंसेंट यहाँ पे लेना होता था, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस वाज द सेशन फॉर द टुडे, जिसके अंदर हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको डिस्कस जो है आज किया है। आई होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट एंड will help you to prepare better for your exam. So thank you for today and best wishes for your exam. Thank you very much.